सो सारे बच्चे सामने ध्यान देना। ट्राइंगल्स स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन में। हाँ, अब सबका ध्यान सामने। क्या हो गया? हो गया? हाँ, अब सामने ध्यान दो। ट्राइंगल्स क्लास 9th में जो ट्राइंगल्स पढ़े थे, एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ। ट्राइंगल एक्चुअली एक ऐसा ज्योमेट्रिक शेप होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। क्लियर ये चीज? और तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये हमको पता है। ठीक है। अब जो 9th में हमने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? अगर कोई दो ट्राइंगल एग्जैक्टली एक जैसे दिखे, उसका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो ऐसे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो ये एक ट्राइंगल मैंने लिया और इसी का कॉपी कर दिया, कॉपी करके फिर से यहां पर पेस्ट कर दिया, तो जो नया ट्राइंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? ये दोनों एग्जैक्टली एक जैसे दिखेंगे तो क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल्स। क्लियर ये चीज? और इनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल। मतलब मान लो एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला सिंबल यूज होता था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए। याद होगा आप लोगों को, है ना? अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते थे, मतलब एंगल A और एंगल P इक्वल होगा। वैसे ये वाला एंगल Q और एंगल B इक्वल हो जाएगा, एंगल R और एंगल C आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते थे, क्या था? याद है? CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। उसी तरीके से ये वाला करस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल होगा। तो ये चीजें होती थी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के अंदर। अब सिमिलैरिटी में क्या अलग है? मान लो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं जो इसी के जैसा दिख रहा हो लेकिन साइज में इससे छोटा हो। क्लियर ये चीज? अगर मान लेते हैं ये वाला ट्राइंगल है RST, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, दिख तो इन दोनों के जैसा रहा है लेकिन साइज उसका छोटा है, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोला जाएगा? सिमिलर ट्राइंगल। मतलब दोनों का शेप एक जैसा दिख रहा है लेकिन साइज में छोटे बड़े, तो इसे सिमिलर ट्राइंगल्स बोला जाता है। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल यूज किया जाता है सिमिलैरिटी के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो इस बार क्लास 10th के सिलेबस में ट्राइंगल्स के अंदर पूरे सिमिलैरिटी वाली चीजें हम पढ़ेंगे। अब अगर आपको कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था तो 5 रूल्स होते थे कॉन्ग्रुएंसी के। याद है? कौन कौन से रूल्स होते थे? SAS, ASA, AAS, SSS और लास्ट क्या होता था? RHS। ठीक है। S स्टैंड्स फॉर साइड, A स्टैंड्स फॉर एंगल। ठीक है। तो अगर ये पांचों में से कोई भी एक केस एप्लीकेबल होता था तो हम बोल देते थे इस रूल से वो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? वैसे ही सिमिलैरिटी के भी कुछ रूल्स हम देखेंगे, कौन सी कंडीशंस में कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? सिमिलर फिगर्स जैसे कि अगर ये दो सर्कल की बात करो, एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये दोनों सर्कल्स क्या होंगे? सिमिलर। जितने भी सर्कल होंगे सारे के सारे एक जैसे ही दिखते हैं, तो सारे सर्कल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। समझ में है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और नॉट? आंसर क्या होगा? यस, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सिमिलरली ये वाला जो आपको शेप्स दिख रहे हैं, ये कौन से शेप्स है? स्क्वायर्स। सारे स्क्वायर्स एक जैसे ही दिखते हैं, तो सारे स्क्वायर्स भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये कौन से ट्राइंगल्स हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल एक जैसे दिखते हैं, बस साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये तीनों केसेस में सारे जो शेप्स हैं वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं। यहां पर ये दोनों फिगर सिमिलर है क्या? एक विजुअल अपीयरेंस से बताओ, देखने में क्या लग रहा है? सिमिलर है कि नहीं है? लग रहा है ना? ये थोड़ा सा छोटा है, वो थोड़ा सा बड़ा है, शेप तो एक जैसा है, तो ये दोनों भी क्या है? सिमिलर शेप से, सिमिलर फिगर से। क्लियर हुआ ये चीज? तो पहला तो एस्पेक्ट होता है विजुअल अपीयरेंस से हम देख के बता सकते हैं कि कोई भी दो फिगर सिमिलर है या नहीं। अब आगे बढ़ते, जैसे अगर यहां पर ताजमहल की 3 पिक्चर दिख रही है, ये तीनों पिक्चर्स एग्जैक्टली एक जैसी हैं, बस इनका साइज क्या है? छोटा बड़ा है, तो ये सारे के सारे क्या? सिमिलर शेप्स के एग्जांपल्स हैं। क्लियर हुआ सबको ये चीज? आगे बढ़ते,
अब यहां पर एक और अच्छा एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी आप लोगों के बुक में दिया हुआ था, उसी एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट है, मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, एक लाइट सोर्स है, ठीक है, और यहां पर एक ABCD इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट है, और इन्होंने इसको पकड़ के रखा हुआ है शीट को। तो क्या होगा, इस लाइट सोर्स के कारण उसकी शेडो बनेगी नीचे की तरफ। क्लियर हुआ ये चीज? और जो शेडो में भी रेक्टेंगल बन रहा है उसको A' B' C' और D' इससे रिप्रेजेंट किया है। तो एक्चुअल शीट होगी और जो उसका शेडो बनेगा दोनों एक जैसा होगा, क्योंकि उसी का रेप्लिका है। तो ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या जो भी क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ गए ये चीज? तो ये सारी चीजें अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि केस स्टडी में इस तरह की सिचुएशंस आपको देगा, इस टाइप के इमेजेस देगा, फिगर्स देगा, पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करेगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा करेगा। क्लियर ये चीज? अब आते हैं पॉलीगॉन्स के सिमिलैरिटी के लिए क्या कंडीशन होती है। तो क्या लिखा हुआ है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ। तो दो पॉलीगॉन सिमिलर होंगे कब, जब ये कंडीशंस फॉलो होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, मतलब उनकी साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल सारे क्या होने चाहिए, इक्वल। सेकेंड कंडीशन, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां ए में जो एंगल बन रहा है वही एंगल A' में भी बनेगा, यहां डी में जो एंगल होगा वही D' में होगा, बी और B' वाले एंगल सेम होंगे, सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन एक्चुअल में ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो थोड़ा छोटा होगा, और उसकी जो इमेज, उसका जो शेडो बना होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये चीज यहां पर फॉलो होती है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, ये वाली स्टेटमेंट लिखो जो सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ओके, तो नोट डाउन कर लिया सबने? दो पॉलीगॉन्स कब इक्वल होंगे, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और सारे करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में या सेम प्रोपोर्शन में होंगे तब। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन को मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एंगल A' इक्वल होना चाहिए, एंगल B' एंगल C और D करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब AB अपॉन A' BC अपॉन B' C' एंड सो ऑन। तो ये जो साइड्स बन रही है उनका रेशियो। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया क्या सबने? ये सबसे फर्स्ट कंडीशन है कोई भी दो पॉलीगॉन्स के सिमिलर होने की। हटा दो इसको, फिर मैं ये स्टेटमेंट और ये चीजें लिखनी है, सबने लिख लिया ना?
ओके चलो आगे बढ़े अब, चलो जल्दी नोट करो। ठीक है, अब सामने ध्यान देना। यहां पर सामने ये दो फिगर्स दिख रहे हैं, दोनों क्वाड्रिलेटरल्स है। क्या आप देख के बता सकते हो ये दोनों सिमिलर है या नहीं? सिर्फ देखने पे मत बताओ, अब आप वो दोनों रूल्स चेक करो। पहला रूल क्या, सारे एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो पहले एंगल्स को चेक करो। ये वाला एंगल 105, ये भी क्या है 105, 100 100, यहाँ क्या 70 और ये क्या हो गया 70, ये वाला 80 और ये वाला भी क्या है 80। करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर ये वाली साइड की लेंथ कितनी 1.5, यहां पर ये कितनी हो जाएगी 3.0। ठीक है, तो इनका रेशियो अगर मैं लूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, ये जो रेशियो है ये कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 3.0, ऐसा ही होगा। कितना आएगा सिंप्लीफाई करने पे 1/2, क्योंकि इसको हम 15/30 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2। क्या ये क्लियर सभी को? अब ये वाली साइड्स का रेशियो देखते हैं, ये कितना होगा 2.5 अपॉन 5.0, तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 50, मतलब वो भी 1/2। ये वाली साइड्स का रेशियो कितना आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, 24 अपॉन 48, ये कितना आ जाएगा 21 अपॉन 42, अगेन क्या आ गया 1/2। तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम आ रहा है और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स क्या होंगे, सिमिलर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देख के बताओ ये सिमिलर है या नहीं। ये दोनों जो आपको क्वाड्रिलेटरल्स दिख रहे हैं वो सिमिलर है या नहीं। जो यस बोल रहे हैं पहले वो हाथ उठाओ, जो नो बोल रहे हैं वो उसके बाद में उठाना। यस वाले पहले चलो बताओ, कोई भी नहीं है क्या? नो वाले, ये सब नो वाले, ओके गुड। यस, ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है? रेशियोज इक्वल नहीं है। एंगल्स तो सेम है लेकिन रेशियोज इक्वल नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कोई स्क्वायर और कोई रेक्टेंगल कभी सिमिलर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर साइड्स का रेशियो अलग अलग आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर इसका रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1:1 आ रहा है, लेकिन ये वाला रेशियो जो है वो डिफरेंट आ रहा है, इसलिए सिमिलर नहीं। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये सब जितना भी दिख रहा है ना ये सब आपको नोट डाउन करना है, अभी नहीं, घर में जाके कर लेना। ठीक है, ये सारे फिगर्स, ये सारे एग्जांपल्स आपको नोट डाउन करके रखने हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट, ये जो दो क्वाड्रिलेटरल्स दिख रहे हैं, क्या ये दोनों सिमिलर है? क्यों सिमिलर नहीं है? क्यों इक्वल्स नहीं है? कुछ भी बोल रहे हैं। साइड इक्वल की कोई कंडीशन है क्या? एंगल इक्वल नहीं है। ये वाला एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है। समझ में? कंडीशन क्या है? एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स सेम रेशियो में होने चाहिए। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, देखो यहां पर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सबसे स्टार्टिंग के एग्जांपल में हमने देख लिया था। फिर क्या लिखा है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio या are proportional, दोनों लिखोगे, दोनों करेक्ट है। क्लियर हो गया सभी को ये? ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देने आपको। तो सिमिलर फिगर्स के क्या क्या दे सकते हो? सर्कल्स, कोई भी दो सर्कल बना दो, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो, ठीक है, कोई भी दो स्क्वायर्स बना दो, ये सारे के सारे सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स हैं। नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल, स्क्वायर बना दो और दूसरी तरफ क्या बना दो, रेक्टेंगल बना दो, और भी कुछ बहुत सारे बना सकते हो। समझ गए ना ये? ओके, हटा दो इसको मैं।
अब उसके बाद नेक्स्ट, ये दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं? क्यों नहीं है? रीजन, एंगल्स इक्वल नहीं है, ये दोनों, ये एंगल्स जो है डिफरेंट है। क्लियर ये चीज? अच्छा, ये कौन सा शेप है, इसको क्या बोलते हैं? रोम्बस। और ये स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो था ना, उसमें जनरल सिमिलैरिटी कंडीशन थी पॉलीगॉन के लिए या फिर किसी दूसरे फिगर के लिए। अब जो हम स्पेसिफिकली ट्राइंगल्स के लिए जो सिमिलैरिटी के रूल्स और कंडीशन है वो पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाला सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब पॉलीगॉन की सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या थी? सारे एंगल्स इक्वल, सारे साइड सेम रेशियो में। तो ट्राइंगल की भी वही कंडीशन है। फर्स्ट क्या बोलता है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दिस एंड दिस कंडीशन इज ट्रू। लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, बहुत स्लो लिखते हो तुम लोग। हो गया सबका? तो क्या ये हटा दो फिर मैं? ओके, बचा है क्या? चलो जल्दी लिखो। ठीक है, अब ये होने के बाद जो मैं नेक्स्ट जो चीज पढ़ाने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। और ये मान लो कि ये क्वेश्चन आना तय है, आप लोगों के एग्जाम में फिक्स है, श्योर शॉट आएगा ही ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं। पिछले कई सालों से हर बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक्चुअल में ये एक थ्योरम है जिसका प्रूफ हम यहां पर करेंगे। इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी शॉर्ट में बोलते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में एक और थ्योरम पढ़ा था, इसी से मिलता जुलता नाम था, क्या नाम था बताओ? एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम, याद आया? तो उसी से मिलता जुलता ये थ्योरम है बीपीटी। तो हेडिंग डालना बीपीटी, 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 और इसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और इसी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो फिक्स आते हैं, लेकिन ना इसमें डायरेक्टली कई बार नहीं पूछता है क्वेश्चन। जैसे ऐसा नहीं पूछेगा कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ऐसा आजकल नहीं पूछता है, पहले पूछा करता था। आजकल क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा। इसकी स्टेटमेंट जो है ना इस थ्योरम की, उसको मॉडिफाई करके बोलेगा और उसके बाद बोलेगा कि ये प्रूफ करके बताओ। तो आपको इसकी स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए और स्टेटमेंट का मीनिंग और उसका सेंस समझ में आना चाहिए। तो क्या है स्टेटमेंट इसकी, समझते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, सुनते जाओ समझते जाओ। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, क्या लिखा है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन बनाते हैं, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, तो वो बाकी दोनों साइड्स को क्या करेगी? कट करेगी इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, तो जो बाकी दो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। अब इसको वर्ड्स में समझना मुश्किल है, तो थोड़ा मैं डायग्राम बना के बताता हूं। मान लेते हैं अगर हमारे पास एक ये वाला ट्राइंगल है इस तरह से,
ये ट्राइंगल है एबीसी, और यहां पर मैं ये वाली जो साइड है बीसी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। बीसी के पैरेलल मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की, तो ये जो लाइन बनी ये बीसी के पैरेलल है, और ये बाकी दोनों साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है। दिख रहा है सबको? ये मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जहां पर ये कट हो रहा है, ये वाला पॉइंट है पी, और दूसरा ये वाला पॉइंट जहां ये कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट क्या है? क्यू। तो ये थ्योरम क्या बोलता है? देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो ये जो दोनों साइड्स डिवाइड हुई, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। सेम रेशियो का मतलब क्या है? ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो मतलब क्या हो गया? ये रेशियो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। ये इसका मीनिंग है। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? तो उसकी स्टेटमेंट लिखो, लर्न करो, और ये फिगर भी ड्रॉ करो ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है ये थ्योरम का स्टेटमेंट। डाउट है कुछ? फिर से रिपीट करूं? ओके। थ्योरम ये बोलता है अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक और साइड एक लाइन बनाई जाए, जो लाइन बाकी दोनों साइड्स को दो अलग पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट्स बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब कि एपी और पीबी का रेशियो एक्यू और क्यूसी के रेशियो के इक्वल होगा। सिंपल है। एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाओगे तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। दैट्स if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in same ratio. हो गया यहां तक सबका? ओके। इसके बाद अब सामने ध्यान देना, अगर कुछ बचा है तो छोड़ दो, लेकिन सामने ध्यान दो। मैं दो चीजें आपको पढ़ाऊंगा जिसका नॉलेज होना चाहिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आगे, जो आपने पहले नहीं पढ़ी है शायद, या पढ़ी होगी तो ध्यान में नहीं होगा। पहली चीज, अगर मान लो कोई एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है, और इस ट्राइंगल का ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इस ट्राइंगल का क्या होता है? ये एल्टीट्यूड या फिर क्या बोलते हैं? हाइट। और ये वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है? हाफ बेस इनटू हाइट। और हाइट हम किसको लेंगे? ये वाले पॉइंट को हाइट लेंगे। समझ गए ये चीज? लेकिन अगर मान लो आपका ट्राइंगल ऐसा बन रहा है सपोज, ठीक है, ये हो गया इसका बेस। अब बताओ उसकी हाइट किसको लोगे? कैसे लेंगे बताओ हाइट को? क्या ये इसकी हाइट होगी? तो क्या होगी हाइट इसकी? बेस को इधर क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो ये जो पार्ट बनेगा ये क्या हो जाएगा? उस ट्राइंगल का हाइट हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो अगर ट्राइंगल की हाइट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेस के अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है उससे क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। पहली चीज ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक और जो क्लास 9th में डिलीट हो चुका था लेकिन वो यूज होता है यहां पर, और वो ये थ्योरम हुआ करता था, पैरेललोग्राम के अंदर हुआ करता था। इनफैक्ट वो थ्योरम क्या बोलता था? वो थ्योरम ये बोलता था कि अगर मान लो ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस अगर मान लो पैरेलल है, और ये पैरेलल लाइन में ये एक सेम बेस लेके हम दो ट्राइंगल बना रहे हैं। पहला ट्राइंगल ये वाला बना रहे हैं और दूसरा ट्राइंगल ये वाला बना रहे हैं।
तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये सेम बेस में है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ऐसे केस में ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये वाला थ्योरम आपने 9th में नहीं पढ़ा था, लेकिन पहले हुआ करता था सिलेबस में, जिसपे बेस्ड ये वाला थ्योरम प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये वाला थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो इसको आप नोट डाउन कर लो किसी एक जगह पे, कहीं पर भी, नेक्स्ट पेज पे या प्रीवियस पेज पे, जहां पर भी जगह हो। ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, triangles having same base, triangles having same base and between same parallels, and between same parallels are equal in area, are equal in area. Triangles having same base and between same parallels are equal in area. लिख लिया सबने ये? ओके, अब आ जाते हैं वापस से थ्योरम पे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट ने क्या बोला था कि अगर ये पैरेलल बनाएंगे इस साइड के तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। तो अब इस थ्योरम से हम गिवन और टू प्रूव लिखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गिवन में। तो गिवन में क्या आएगा बताओ, इसमें क्या चीजें गिवन है इसमें? PQ पैरेलल टू BC। तो सबसे पहले गिवन में लिखोगे PQ पैरेलल टू BC, हो गया ये। फिर उसके बाद टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है इसको? यहां पर आपको ये प्रूव करना है कि ये वाले साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल। क्या साइड है इसकी, इसका नाम क्या है बताओ? AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये लिख दो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये आपको प्रूव करना है। लिख लिया सबने यहां तक? ओके, अब ये प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं समझना ध्यान से। सबसे पहले हम यहां Q से परपेंडिकुलर बनाएंगे इस वाले साइड पे। इस साइड का नाम क्या बताओ? AB। तो Q से हमने AB पे परपेंडिकुलर बनाया और मान लेते हैं ये इस तरह से परपेंडिकुलर बना, और जिस पॉइंट पे बना उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट M। ठीक है, ये कर लो कंस्ट्रक्शन में, लिख लो। क्या करो, क्या लिखोगे यहां पर कंस्ट्रक्शन में? क्या किया है हमने? Q से हम AB पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। पॉइंट Q से AB में क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो जो परपेंडिकुलर बना है वो, उसको हमने क्या नाम दिया? QM। और ये किस पे परपेंडिकुलर बना है? AB में। तो QM परपेंडिकुलर टू AB। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? QM परपेंडिकुलर टू AB। हो गया यहां तक सबका? ओके, इसके बाद ना एक लाइन छोड़ देना, एक और कंस्ट्रक्शन होगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। तो यहां से स्टार्ट होगा इस थ्योरम का प्रूफ। अब प्रूफ में देखना, सबसे पहले मैं ये वाले ट्राइंगल को लूंगा। इस ट्राइंगल का नाम क्या है देख के बताओ जल्दी से? APQ। तो इसमें सबसे पहले लिखोगे आप इन ट्राइंगल APQ। लिखो इन ट्राइंगल APQ, साथ में बनाते चलो जल्दी जल्दी। लिखा है इन ट्राइंगल APQ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस कितना है? APQ में अगर मैं AP को बेस लेता हूं तो हाइट किसको लूंगा? QM या फिर MQ। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? हाफ बेस। बेस हमने किसको लिया है? AP को। और हाइट यहां पर क्या हो जाएगा? QM। रिपीट करूं या क्लियर हुआ ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। यहां पर हमने बेस किसको ले लिया? AP को। तो हाइट क्या हो जाएगा यहां पर?
क्यू एम। कैसे होगा, मैंने बताया था ना, जो बेस होता है उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर बनता है वही उसका हाइट काउंट होता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसका हाइट क्या हो जाएगा यहां पर क्यू एम, और बेस क्या हो जाएगा यहां पर एपी। क्लियर ये चीज? अब नेक्स्ट केस में अब मैं दूसरा जो ट्राइंगल ले रहा हूं वो ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ध्यान से समझना। ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है देख के बताओ? PBQ। ठीक है, अब नाउ इन ट्राइंगल PBQ, नाउ इन ट्राइंगल PBQ, अब इसका भी एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर मैं लिखूंगा हाफ, अब सबका ध्यान सामने, हाफ बेस इनटू हाइट। मैं बेस ले रहा हूं पीबी को, मैंने बेस लिया है पीबी को, तो हाइट क्या होगी इसकी बताओ देख के, क्या होगी? क्यों बी क्यू हाइट होगी? क्या होगी हाइट देख के बताओ। मैंने क्या किया है, पीबी क्यू वाला ट्राइंगल लिया है, इसमें बेस लिया है पीबी को, और मैं पूछ रहा हूं हाइट क्या होगी। हम हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते। तो इस वाले ट्राइंगल में बेस का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो कौन सा है? क्यू, और क्यू से जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो कौन सा है? क्यू एम। याद आया मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी, अगर मान लो ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, मुझे उसकी हाइट चाहिए, तो अपोजिट वर्टेक्स से क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। वैसे ही यहां पर परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर बनेगा ये इस ट्राइंगल का भी क्या हो जाएगा? हाइट। दोनों का हाइट क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा यहां पर? क्यू एम। तो ये हो जाएगा हाफ पीबी इंटू क्यू एम। क्या ये क्लियर हुआ या रिपीट करूं उसको मैं? एक और एग्जांपल से बताता हूं। मान लो अगर आपके पास कोई ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ऐसे ही शेप बन रहा है कुछ वहां पर भी। ठीक है, अगर मुझे हाइट चाहिए तो यहां से मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो ये जो हाइट इस ट्राइंगल की है यही हाइट दूसरे वाले ट्राइंगल की भी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो सेम सिचुएशन यहां पर भी है, इस वाले ट्राइंगल की जो हाइट होगी दूसरे वाले ट्राइंगल की भी सेम हाइट होगी यहां पर। क्लियर ये? तो ये हो गया, दोनों की हमने क्या निकाल लिए? एरिया निकाल लिए। अब यहां पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूं, और इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करता हूं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, अब फिर से टू प्रूफ की तरफ देखो। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको यहां पर आना है, आपको ये प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? एपी अपॉन पीबी। और जो हमने अभी इक्वेशन 1 और 2 मार्क की है, 1 में एपी दिख रहा है और 2 में क्या दिख रहा है? पीबी। तो एपी अपॉन पीबी कब मिलेगा? इन दोनों इक्वेशंस के साथ क्या किया जाए जब मिलेगा? इक्वेट करने से कैसे मिलेगा, और क्यों इक्वेट करोगे? डिवाइड करना पड़ेगा ना, डिवीजन, तभी तो आपको इन दोनों का क्या मिलेगा? रेशियो मिलेगा, एपी अपॉन पीबी। तो यहां पर आप क्या परफॉर्म करोगे? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है इक्वेशन 1 का? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में हाफ AP इंटू QM। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा राइट हैंड साइड के? हाफ PB इंटू QM। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब इसके बाद राइट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड में देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? ये हाफ और हाफ कट सकता है, ये QM QM कट सकता है। तो क्या बचा अब आपके पास? AP अपॉन PB। तो राइट साइड में बच गया AP अपॉन PB, और जो प्रूफ करना है उसका राइट साइड यही है, AP अपॉन PB। क्या ये समझ में आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू AP अपॉन
पीबी। क्लियर ये चीज? यहां तक हो गया क्या? अब इसको हम मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस पूरे प्रोसेस को एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या किया था। ठीक है, प्रूफ के लिए यहां से यहां तक का प्रोसेस क्या क्या किया, एक बार स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले हमने कौन से ट्राइंगल को लिया? ट्राइंगल एपीक्यू। फिर क्या किया? उसका एरिया निकाला, और एरिया के लिए क्या लगा है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या लिया? एपी, हाइट क्या हो गया यहां पर? क्यू है। फिर उसके बाद हमने कौन सा ट्राइंगल लिया? ट्राइंगल पीबीक्यू, और उसमें भी सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या हो गया इसका? पीबी, और हाइट क्या हो गया? क्यूएम। फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, जिससे हमको लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू मिल गई। क्लियर हुआ ये चीज? अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को निकालने जाएंगे। राइट हैंड साइड मतलब कौन सा है? देखो यहां पर ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ए क्यू लेने के लिए हमको कौन से वाले ट्राइंगल को लेना पड़ेगा? फिर से यही वाले ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, क्योंकि ए क्यू कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ए क्यू सी में आ रहा है। और क्यू सी कौन से ट्राइंगल में आएगा? क्यू सी पी वाले ट्राइंगल में आएगा। जैसा हमने यहां पर किया था लेफ्ट साइड के लिए, वही काम हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, चलो अब राइट हैंड साइड के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। फिर से लिखोगे इन ट्राइंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू। अच्छा, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो जो मैंने यहाँ ब्लैंक छुड़वाया था ना, वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बच गया, उसको करना है। और कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या करेंगे हम? P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो क्या हो जाएगा? PN। तो यहाँ पर लिख दो PN परपेंडिकुलर टू AC। जो कंस्ट्रक्शन हमने लेफ्ट साइड के लिए किया था, सेम राइट साइड के लिए होगा, PN परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, अब इन ट्राइंगल APQ, इन ट्राइंगल एपीक्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सेम क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर आ जाएगा हाफ बेस। अब बेस किसको लेंगे यहां पर हम? ए क्यू। और हाइट किसको लेंगे? पी एन। तो क्या हो जाएगा? हाफ ए क्यू इंटू पी एन। क्या ये सबको समझ में है कैसे लिया है? ठीक है, कनिष्का नहीं आएगा? ओके, इसको मार्क करेंगे अब हम इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल ये वाला, ध्यान दो कौन सा ट्राइंगल है, क्या नाम है एक बार देख के बताओ इस ट्राइंगल का? PQC। ठीक है, तो अब लिखना नाउ इन ट्राइंगल PQC, नाउ इन ट्राइंगल PQC। इसमें भी सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस क्या लोगे? PQC का बेस क्या लोगे? QC। तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी? PN। ठीक है, तो यहां पर भी सेम हो जाएगा, हाफ QC इंटू PN। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में आपको कौन से साइड्स का रेशियो चाहिए? AQ अपॉन QC। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आ जाएगा? हाफ AQ इंटू PN डिवाइडेड बाय हाफ QC इंटू PN। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या किया है हमने? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हाफ और हाफ वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, PN और PN वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। अब आपके पास क्या बच जाएगा यहां पर? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 6।
ठीक है, अब देखो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, हमको इन दोनों को आपस में इक्वेट करना था। तो एपी अपॉन पीबी वाली वैल्यू कहां पर मिल रही है, इक्वेशन 3 में। ए क्यू अपॉन क्यूसी वाली वैल्यू मिल रही है कहां पर, इक्वेशन नंबर 6 में। तो इक्वेशन 3 और 6 को अब आपको इक्वेट करना है, आपस में सेम होना चाहिए। कैसे सेम होंगे, तो दोनों के डिनोमिनेटर को देखो और दोनों के न्यूमरेटर को देखो। यहां पर ये एपी क्यू है ना, इसको करेक्ट कर लेना, एपी क्यू। तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है एपी क्यू, और यहां पर भी क्या रहा है एपी क्यू। डिनोमिनेटर क्या है यहां पर, पी क्यू सी, और यहां पर क्या है बी क्यू सी। तो इन दोनों को फिगर में देखो कि बी क्यू सी, ये पी बी क्यू वाला फिगर कहां पर है, देखो पी बी और क्यू, ये कौन सा फिगर है, ये वाला एक ट्राइंगल दिख रहा है, ग्रीन ट्राइंगल। और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, पी क्यू सी। तो पी क्यू सी वाला ट्राइंगल देखो, ये ब्लू वाला ट्राइंगल, क्या ये दोनों ट्राइंगल दिख गए जो इसके डिनोमिनेटर में है। ये दोनों ट्राइंगल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों का बेस आपको क्या दिख रहा है, कॉमन। क्या है दोनों का बेस, पी क्यू, ठीक है। और ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। कौन सी पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, पी क्यू और बीसी। तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखाई थी, two triangles having same base and between same parallels are equal in area, ये लिखा है आपने। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इस वाले ट्राइंगल के एरिया के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप डायरेक्टली यहां पर इस वाले पार्ट को रिप्लेस कर सकते हो इससे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पी क्यू सी रिप्लेस हो जाएगा पीबी क्यू से, पीबी क्यू, दैट इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहां रीजन आएगा ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहां तक हुआ सबका। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन आई थी, लास्ट वाली इक्वेशन, और यहां पर जो इक्वेशन आई है थर्ड और ये लास्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को मैच करो, थर्ड वाली इक्वेशन और लास्ट वाली इक्वेशन को। दोनों का जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वो क्या है, सेम है, ए पी क्यू अपॉन पी बी क्यू, ए पी क्यू अपॉन पी बी क्यू, दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, सेम है। तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। इसके लिए आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दो, और अब आप लिखोगे बाय इक्वेशन 3 and 7, बाय इक्वेशन 3 and 7, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, हेंस प्रूव्ड। तो ये है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप समझ गए ये क्यों आता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। 4 से 5 मार्क्स के लायक का क्वेश्चन रहता ही है हर बार, ठीक है। अभी इसका एक कन्वर्स भी बचा हुआ है, ठीक है, ओके। तो पहले उसको सॉल्व करने के पहले आप लोग इसको खुद से एक बार बना के देखोगे, खुद से एक बार फ्रेश पेज पे बना के देखो, ठीक है। मैं आपको हेल्प करूंगा, क्या करना है कैसे करना है, जहां प्रॉब्लम आएगी पूछना। सबने नोट डाउन कर लिया यहां तक, चलो अपनी नोटबुक में बनाना चालू करो फ्रेश पेज से, स्टेटमेंट से लेके। तो स्टेटमेंट सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट याद कर लो। स्टेटमेंट क्या है बीपीटी का, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides in two distinct points, then the two sides are divided in same ratio, ठीक है। पहले स्टेटमेंट से करना। हाँ कुछ डाउट है क्या, हाँ बताओ। इक्वेशन 7 में मैंने क्या किया है, ये वाला जो एपीसी वाले ट्राइंगल का जो एरिया है ना, उसको मैंने पी क्यू सी वाले को किससे रिप्लेस कर दिया, पीबी क्यू से। ये वाले ट्राइंगल का एरिया को मैंने इस वाले ट्राइंगल के एरिया से रिप्लेस कर दिया। रीजन क्लियर, ओके। चलो स्टार्ट करो, एक फ्रेश पेज में बनाना। जो बच्चे ऑनलाइन में है वो भी स्टार्ट करो, एक बार खुद से सॉल्व करना। बोर्ड पे मत देखो,
फ्रेश पेज ओपन करो अपनी नोटबुक का, सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन, उसको देख के नहीं, एकदम फ्रेश पेज मैं बोल रहा हूं। और हाँ हाँ, कहां पर ये ज्वाइन हुआ है? ये दोनों BQ और PC को हमने ज्वाइन किया, आप कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर सकते हो उसको, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। इसको जो लिख रहे हो समझ में भी आ रहा है ना, विजुअलाइज करो दिमाग में, तब क्लियर होगा, ठीक है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, मतलब वो लाइन बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स in two distinct points, then the other two sides are divided in same ratio, then the other two sides are divided in same ratio। तो स्टेटमेंट याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको कम से कम 10 से 15 बार यूज करना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब, ठीक है, जब ये थ्योरम को अप्लाई करोगे तब। ओके, इसके बाद क्या करना है? फिगर बनाना है। जैसा क्वेश्चन में दिखा हुआ था, लिखा था थ्योरम में, लिखा था स्टेटमेंट में, वैसा फिगर बनाओ। तो पहले एक ट्राइंगल बना लो ABC, ट्राइंगल बनाओ ABC, ठीक है। सबसे नीचे वाला जो साइड है उसको BC मार्क कर दो, और टॉप वाला जो वर्टेक्स है उसको A मार्क कर दो। बना लिया सबने ट्राइंगल ABC। अब BC के पैरेलल एक लाइन बनाओ, BC के पैरेलल एक लाइन जो बाकी दोनों लाइन को दो अलग पॉइंट पे कट करनी चाहिए। और जो दो अलग पॉइंट पे कट हो रही है उन पॉइंट्स को मार्क कर दो। पहला पॉइंट P ले लो, दूसरा पॉइंट Q ले लो, ठीक है। अब जो ये नया पॉइंट PQ मिला वो BC के क्या होगा? पैरेलल। तो दोनों में पैरेलल की मार्किंग कर दो, मतलब दोनों में एरो बना दो। समझ गए? मतलब दोनों क्या हो गया? पैरेलल। यहां तक हो गया। अब इसके बाद आएगा गिवन लिखना। तो लिखोगे गिवन। थ्योरम में कुछ पार्ट होते हैं, जैसे सबसे पहले स्टेटमेंट होता है, फिर फिगर बनता है, फिर गिवन लिखा जाता है। तो गिवन में क्या लिखा आएगा? जो इफ के बाद जो कंडीशन होती है वो गिवन में आती है। तो इफ के बाद क्या लिखा है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब क्या दिया हुआ है आपको कि ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? BC के। तो गिवन में क्या लिखोगे? PQ पैरेलल टू BC। देखो PQ पैरेलल टू BC लिख दिया। अब उसके बाद क्या प्रूव करना है? तो क्या प्रूव करना था कि ये पॉइंट इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो सेम रेशियो मतलब कौन सा रेशियो? AP अपॉन PB का और AQ अपॉन QC का। ये रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। तो लिखो टू प्रूव में ये चीज। टू प्रूव में लिखोगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये लिख लिया सबने? जसदीप बना जल्दी। इसके बाद आ गया कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखो हमने क्या क्या चीजें की थी। क्या किया था? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में Q से यहां पर परपेंडिकुलर बनाया था। किस पे बनाया था? AB में। तो ये लिखोगे QM परपेंडिकुलर टू AB, QM परपेंडिकुलर टू AB। हो गया? ठीक है। उसके बाद एक आध लाइन और छोड़ दो कंस्ट्रक्शन के लिए, सीधा प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं हम। दूसरा पार्ट हम बाद में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद स्टेप क्या थे? स्टेप क्या था? कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने? ये जो टॉप वाला ट्राइंगल दिख रहा है वाला ट्राइंगल लिया था। क्या नाम है उस ट्राइंगल का? APQ। तो अब प्रूफ में लिखोगे इन ट्राइंगल APQ, इन ट्राइंगल APQ। अब उसका एरिया हमने निकाला ट्राइंगल APQ का। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला?
हाफ बेस इंटू हाइट, तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस हम किसको लेंगे? एपी को। क्यों एपी को लेंगे? क्योंकि जो प्रूफ करना है, देखो वहां पर एपी वाला टर्म आ रहा है ना, इसलिए हम बेस किसको लेंगे? एपी को। समझ गए? और हाइट किसको लेंगे? क्यूएम, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू हाफ AP इंटू QM, इसको मार्क करना इक्वेशन 1। हो गया यहां तक सभी का? ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइंगल लेना है वो कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल PBQ। ये वाला ट्राइंगल देखो, उसके जस्ट नीचे में जो बन रहा है ट्राइंगल, ट्राइंगल PBQ। उसके लिए BQ को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहां कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो ज्वाइन BQ, ज्वाइन BQ। ठीक है, जिससे आपको बन गया ये ट्राइंगल PBQ। कंस्ट्रक्शन में भी ज्वाइन कर दो उसको, दिख गया ये। अब इसका भी एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ PBQ इज इक्वल टू क्या होगा? सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या? हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन अब इसका बेस क्या लेंगे? PB, और हाइट क्या होगी अब इसकी? QM, ये हो जाएगी उसकी हाइट। समझ में आई ये चीज? तो लिखोगे एरिया ऑफ PBQ इज इक्वल टू हाफ PB इंटू QM, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना सबको? ये कॉपी तो नहीं कर रहे, समझ के बना रहे हो ना? हाँ। अब इसको इक्वेशन 2 मार्क करना, इक्वेशन 2। अब उसके बाद जब आप 1 और 2 को ऑब्जर्व करोगे, तो 1 और 2 में आपको AP वाली टर्म मिल रही है, PB वाली टर्म मिल रही है, दोनों टर्म, जो कि आपके 2 प्रूफ का एक पार्ट है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो डिवीजन कैसे होता है इक्वेशन का? लेफ्ट और लेफ्ट वाला पार्ट डिवाइड होगा, राइट और राइट वाला पार्ट डिवाइड होगा। कर लो यहां तक। और उसके जो टर्म्स कट रही है उनको काटो, फिर जो बच गया उसको लिख दो। ठीक है, कनिष्का नहीं समझ में आ रहा क्या? आ गया? राधिका बना? ओके। बाकी तुम लोगों को बन रहा है? अनमोल? ओके। नीलेश बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पृथ्वी? हाँ, राइट साइड में दोनों का राइट साइड लिखो, ये वाला अपॉन ये वाला। ठीक है, जहां प्रॉब्लम आ रही पूछना। इक्वेशन 2 तक कहीं प्रॉब्लम? डिवाइड करने तक कहीं प्रॉब्लम? इक्वेशन 3 तक सबका आ गया क्या? ओके। इक्वेशन 3 तक आने के बाद जो हमने लेफ्ट साइड वाले पार्ट के लिए किया था, अब वही राइट साइड वाले पार्ट के लिए करना है। ठीक है, अब फिर से हम नया कंस्ट्रक्शन करेंगे, P से परपेंडिकुलर बना देंगे PN, तो बनाओगे PN परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, अनु बन रहा है क्या? ठीक है, आराम से बना। ठीक है, हर्षित क्या हुआ, बन रहा है? इक्वेशन 3 के बाद इक्वेशन 4 के लिए हमने कौन से दो ट्राइंगल्स लिए हैं? सबसे पहले APQ वाला ट्राइंगल लिया, अब इसमें लगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस लिया हमने AQ को, और हाइट किसको ले लिया? PN को। तो हाफ AQ इंटू PN, ये वाला स्टेप क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले ट्राइंगल को लिया है जिसमें QC आना चाहिए, तो उसके लिए आप PC को ज्वाइन भी कर रहे होगे, तो ज्वाइन PC कुछ इस तरह का पार्ट आएगा। ठीक है, ओके। तो शायद थोड़ी देर में चालू होगी तुम लोगों की क्लास, 2-3 मिनट बाद। ठीक है, यहां तक हुआ सभी का? फिर उसके बाद ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालोगे PQC का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस अब लोगे QC को, और हाइट इसका भी क्या हो जाएगा? PN। दोनों का हाइट सेम होगा यहां पर। क्लियर ये चीज?
तो यहां पर आ जाएगा इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब आपको 4 और 5 को डिवाइड करना है सो दैट AQ अपॉन QC वाली टर्म आपको यहां पर मिल जाए। जैसा आपने पहले 3 और 4 2 और 1 और 2 के साथ किया था, वैसा ही 4 और 5 में करोगे डिविजन, जिससे आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 तक सबका आ गया क्या? कंप्लीट, ओके गुड, हो गया। ओके 6 के बाद बस एक चीज आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। 6 तक सबका हो गया क्या? अच्छा, कहीं कुछ डाउट 6 तक के इक्वेशन में? समझ में आ रहा है ना? प्रणव बना रहा है कि नहीं बना रहा है? फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम? ओके 6 के बाद समझ में नहीं आ रहा तो सुनो इधर ध्यान से। इक्वेशन 6 के बाद आप एक चीज यहां पर ऐड कर दो, इस जगह पे ऐड कर दो, लिख दो। क्या लिखोगे? देखो ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया 6 के डिनोमिनेटर में आया है, क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AQC, ये आया है। दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ। मतलब दोनों के डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? इक्वल। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल होगा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके लिए आपको फिगर देखना पड़ेगा। एक ये वाले ट्राइंगल का एरिया है, दूसरा ये वाले ट्राइंगल का एरिया है। दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है? सेम है, और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा। ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इस वजह से ये दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और चूंकि ये दोनों इक्वल है तो ये वाला जो पार्ट है PQC, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा PBC से। समझ में? ये PQC और PBC इक्वल है, इसलिए मैंने PQC को PBC से रिप्लेस कर दिया। तो यहां इक्वेशन 6 जो है मॉडिफाई होकर इक्वेशन 7 बन गई। यहां तक समझ में आया? अब इक्वेशन 7 और 3 को जब आप देखोगे तो दोनों का लेफ्ट साइड एज इट इज है, APQ अपॉन PBQ। यहां पर भी आ रहा है APQ अपॉन PBQ। समझ में आ रहा है? तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड सेम है, तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब AQ अपॉन QC AP अपॉन PBQ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसको कंप्लीट करो और बताओ किसी को भी जहां पर समझ में नहीं आया पूछ लो। कहीं कुछ डाउट? हो गया क्लियर? देखो इसमें हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब आपको सारी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, पूरे प्रॉपर रीजंस देने पड़ेंगे, कौन सा पार्ट कौन सा ट्राइंगल क्यों इक्वल है एरिया में, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर ये चीज? ओके कंप्लीट कर लो इसको। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में मैं इसका टेस्ट लूंगा। सबसे पहले मैं BPT का एक टेस्ट लूंगा, उसके बाद ही मैं आगे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा इसका। ठीक है? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है BPT का? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई दूसरा लाइन बनाएंगे तो बाकी दोनों साइड्स क्या है? सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है? तो ठीक है, घर में एक बार फिर से प्रैक्टिस करके आना। नेक्स्ट क्लास में सिंगल क्वेश्चन टेस्ट BPT का प्रूफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, संडे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट लूंगा। इन्फॉर्म करूंगा मैं, कल तक बताता हूँ। ठीक है?